हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे हेल्थ से जुड़े खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को किडनी दिवस मनाया जाता है और इस साल 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जा रहा है। इसका मकसद किडनी से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के प्रभाव को कम करना और लोगों को किडनी के महत्व के प्रति जागरूक करना है। किडनी से जुड़ी बीमारियों से होने वाली मौतों की संख्या पिछले कुछ सालों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके बाद भी कई लोग किडनी से जुड़ी समस्याओं के लक्षण नहीं समझ पाते हैं और डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में किडनी से जुड़ी बीमारियों के बारे में जानेंगे, साथ ही उसके लक्षण और बचाव पर भी बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो वैसे तो शरीर का हर अंग बेहद जरूरी है, लेकिन किडनी नो डाउट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शरीर की इंटरनल एक्टिविटी हार्ट के बाद सबसे ज्यादा किडनी पर ही निर्भर करती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर करण सराफ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी, थैंक यू। डॉक्टर करण, बदलती लाइफस्टाइल के साथ हम देख रहे हैं कि जो लोगों की जिंदगी है वो बहुत से रोग से ग्रसित होती जा रही है। बहुत से रोग आम हो चुके हैं, लेकिन किडनी रिलेटेड जो बीमारियां हैं बहुत ही कॉमन हो गई हैं। लेकिन किडनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, लोग उसके प्रति उतने अवेयर नहीं है। तो ऐसे में आगे हम चर्चा जरूर करेंगे कि क्या डिजीज होती है, लक्षण क्या है, बचाव क्या है, लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि किडनी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। किडनी हमारे ऑर्गन, हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम 2 किडनीज होती हैं हमारे शरीर में और उनके बहुत बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी होते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है यूरिन बनाना, और साथ में जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर आते हैं, जो कि किडनी उसको बाहर करता है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं किडनी के, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स बनाती है किडनी, जिससे हमारे बॉडी में खून की मात्रा बनी रहती है। विटामिन डी एक हार्मोन है, वो बनाती है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। और अदरवाइज हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, एसिड बेस का बैलेंस, बीपी मेंटेन करने के लिए किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हमारी किडनी ही जब हमारी नॉर्मल रहेगी तो ही हमारा बीपी नॉर्मल रहता है हमारा शरीर का। बिल्कुल सर, यानी कि समझा सकता है डॉक्टर कि शरीर हम अपने आप को साफ रखने का काम तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन इंटरनली जितनी भी क्लीनिनेस है उसकी पूरी जिम्मेदारी किडनी पर ही होगी। लेकिन सर, किडनी के प्रति उतने अवेयर नहीं है लोग, तो ऐसे में जब ये अवेयरनेस घटती है तो कहीं ना कहीं डिजीजेस और भी बढ़ जाती है। तो अब आपसे यही जानना चाहेंगे कि कितने प्रकार की किडनी डिजीज होती है और किडनी डिजीज आखिर होती क्या है? किडनी के ख़राब होने की बात करें और किडनी की बीमारियों की बात करें तो इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जिसमें किडनी कुछ दिनों में ही ख़राब हो जाती है, जिसको हम एक्यूट किडनी डिजीज़ बोलते हैं। दूसरा कुछ लंबे समय में ख़राब होती है, यूजुअली 3 महीना या उससे ज़्यादा, जिसको हम क्रोनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। तो ये 2 तरह से ही किडनी का मेनली हम देख सकते हैं कि जिसमें खराबी आती है। एक्यूट किडनी डिजीज़ के भी अपने अलग कारण होते हैं और क्रोनिक किडनी डिजीज़ के भी अपने अलग कारण होते हैं। एक्यूट किडनी डिजीज़ अगर यूजुअली इसमें किडनी कुछ समय के लिए ख़राब होती है, कुछ बहुत जल्दी ख़राब होती है, तो जो सिम्टम्स भी जल्दी आते हैं, और इसमें इलाज करें तो किडनी ठीक भी हो जाती है, और 80% केसेस में तो किडनी रिकवर कर जाती है ऐसे केसेस में। और इनके कुछ स्पेसिफिक कारण होते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो अगर हम बात करें तो कुछ ड्रग्स हो गए, जैसे ओवर द काउंटर ड्रग्स मिल जाते हैं, कभी कुछ पेन किलर्स हो गए, ये कारण हो जाते हैं। कुछ वेरियस टाइप के इन्फेक्शंस की बात करें अगर, जो बॉडी को इफेक्ट करते हैं तो उसका किडनी में भी इफेक्ट आते हैं, उसके चलते किडनी में सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं किडनी से रिलेटेड। कुछ अगर आप देखे होंगे कि एक्सीडेंट्स आजकल बहुत होते हैं, जैसे एक्सीडेंट्स के रिलेशन में अगर आप देखें तो ब्लड लॉस बहुत होता है, तो ब्लड लॉस होने से भी किडनी पे इफेक्ट आता है। और जैसे कि फ्लूइड लॉस, जिसमें हम डायरिया, वॉमिटिंग की अगर बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस अगर बॉडी से होता है तो भी किडनी में फ़र्क पड़ता है। और इंडिया में अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी रिलेटेड किडनी डिसऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसलिए वो भी एक्यूटली किडनी को इफेक्ट करती हैं।
सर ये भी देखा गया है कि हमारी किडनी शरीर में सबसे मजबूत अंग के तौर पर काम करती है, लेकिन हमें तब तक पता नहीं चल पाता है जब तक किडनी 70 से 80% तक खराब ना हो जाए। लेकिन जब यहाँ तक की नौबत आती है तो जरूर हमारा शरीर कुछ ना कुछ संकेत देता होगा, हम उसे समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उतना जागरूक नहीं है हम किडनी डिजीजेस को लेकर के। तो ऐसे वो कौन से लक्षण होंगे कि हाँ ठीक है, हम इन चीजों से जूझ रहे हैं या हमारी बॉडी अब इसके तरफ कहीं ना कहीं डायरेक्शन दे रही है, तो लक्षण कैसे पहचाने, सिम्टम्स क्या रहेंगे? जी, तो जैसे अभी मैंने आपको जो बताया कि जो किडनी जैसे दो तरह से खराब होती है, तो एक तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है जिसमें किडनी कुछ दिनों में ही खराब होती है और लक्षण जल्दी आ जाते हैं। दूसरा, जैसे आपका सवाल है कि कुछ 70-80% खराब होती है तो लक्षण दिखते हैं, तो ये जो हम जो इन बीमारियों की बात करते हैं तो वो बेसिकली क्रोनिक किडनी डिजीज़ के सेक्शन के अंदर ही आते हैं। तो यूजुअली ऐसे जो लक्षण मिलते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब किडनी धीरे धीरे करके इंटरनली डैमेज होना जो होती है, जिसमें तो 50-60% डैमेज में भी पता नहीं चल पाता है लोगों को, और अगर उस केस में भी अगर हम पता करना चाहें तो हम ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट से थोड़ा बहुत आइडिया उसमें हमको लग सकता है। अदरवाइज सिम्टम्स तो जैसे आपने बोला कि 70-80% किडनी खराब होती है तो सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स इसमें बहुत कुछ 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो आप देख के समझ सकते हैं कि किसी पेशेंट को किडनी संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक आप सिम्टम्स मैं बात करूंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है सूजन आना, चेहरे या पूरे शरीर में सूजन आना, पाँव में सूजन आना, ये एक बात हो सकती है। दूसरा देखा जाए तो बहुत लोग कंप्लेन करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनकी भूख कम हो जाती है, तो भूख कम होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो कि किडनी के बीमारी की तरफ इशारा कर सकता है। उल्टी लगना या उल्टी का एहसास होना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षणों में देखा जाता है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो खून की कमी होना, चलने फिरने में सांस भर जाना या थक जाना, या रात को अधिक मात्रा में पेशाब का होना, ये भी किडनी के उन लक्षणों में से है जिससे हम समझ सकते हैं कि किसी को किडनी की बीमारी हो सकती है। बिल्कुल सर, जो ये सिम्टम्स है डे टू डे लाइफ के जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं उल्टी हो सकती है, सूजन आ जाती है, तो क्योंकि अमूमन ये दूसरी बीमारियों में भी देखा जाता है, शायद इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए जो किडनी डिजीजेस की संख्या है, जो रोग है, ज्यादा मरीज अब ज्यादा तादाद में आ रहे हैं क्योंकि डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल है थोड़ा सा कि हाँ हम वाकई किडनी डिजीज से ही हम पीड़ित हैं। हाँ, जैसे आप बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएट करना पाना मुश्किल है, तो ये चीज़ सही बात है कि कुछ जो सिम्टम्स हैं वो जनरल सिम्टम्स हैं। आमतौर पे ऐसे सिम्टम्स दूसरे बीमारियों में भी आ जाते हैं और हम इस चीज़ को कभी कभी ओवरलुक भी कर जाते हैं कि ये शायद नॉर्मल किसी अदर बीमारी से होगी जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होगी। तो उस केस में हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम कुछ हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उनको हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जैसे कि जो पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है उनके हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं तो हम ये चीज़ें जल्दी पकड़ सकते हैं। जिनको हाई बीपी हाइपरटेंशन है उनकी हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, या जिसके फैमिली हिस्ट्री है जिनको किडनी डिजीज़ेस की उनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, या एज जिनकी 60 से ज़्यादा है उनके लिए भी हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और दूसरा जिनको पहले खुद को कभी कोई किडनी की बीमारी हुई हो और बट वो ठीक हो गए हैं और बाद में उसको भी स्क्रीन कर सकते हैं। स्क्रीनिंग में अगर हम देखें तो अगर आप देखेंगे तो ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें आइडिया देता है कि किडनी से संबंधी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपी टेस्ट जिसमें हम तरह तरह के उसमें हमको आइडिया लग सकता है कि कोई किडनी संबंधी प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है सर, यानी कि जो हाई रिस्क हैं, जो जिनको डायबिटीज है, यानी कि उन्हीं लोगों को ज्यादा रहता है क्या कि हाँ इन्हें ही किडनी से संबंधित बीमारियां हो सकती है? जी नहीं, ऐसा पूरी तरह से भी सही नहीं है। कुछ और भी ग्रुप ऑफ डिजीज होती हैं, जिसको एक ग्रुप ऑफ डिजीज होती है जिसमें किडनी में इन्फ्लामेशन होता है, जिसे हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। वो भी वो यूजुअली कम एज ग्रुप में मिलती है, जो यूजुअली 20 to 40 एज ग्रुप में हम उसको देखते हैं, और वो भी धीरे धीरे करके किडनी में डैमेज करती है और पेशेंट क्रोनिक किडनी डिजीज में लैंड अप कर जाता है। अदरवाइज ऐसा ही किडनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, जिसका काम होता है फिल्ट्रेशन का और एब्जॉर्प्शन का। उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स समय के साथ अगर आती हैं तो वो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स किडनी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो कुछ डिजीजेस होती हैं जो फैमिली में रन करती हैं, जैसे कि कुछ सिस्टिक डिजीजेस होती हैं, तो वो चीज़ें भी किडनी को कहीं ना कहीं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अफेक्ट कर सकती हैं। तो ये अदर कारण है जिसमें किडनी खराब हो सकती है। ठीक है, तो सर ये तो हमने जान लिया कि वो कौन से कारण है जिनके कारण हमारी जो किडनी है वो खराब हो सकती है। किसी दूसरी बीमारी से अगर हम ग्रसित हैं तो वो कितना इफेक्ट करेंगे। सर अब क्यों ना इसके बारे में जाना चाहे कि किडनी से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी है। सबसे ज्यादा आप डॉक्टर हैं, आप ये समझते ही होंगे कि किस तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं। किडनी से संबंधित बीमारियों के बारे में आप बताइए।
किडनी से संबंधित बीमारियां बहुत सारी चीज़ों में हो सकती हैं, जैसे तो अभी तो मैंने आपको बताया। अदरवाइज कुछ किडनी से संबंधित कुछ कैंसर भी हो सकते हैं, वो हैं। कुछ अदर जो डिजीजेस हैं जिसमें पेट संबंधी बीमारियां, उसमें भी किडनी अफेक्ट होती हैं। तो ये सब कुछ अदर बीमारियों से संबंध रखती हैं। और सर एक्यूट किडनी डिजीज के बारे में भी हमने सुना है, तो सर इसके बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि ये क्या होता है एक्यूट किडनी डिजीज। हाँ जी, जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि एक्यूट किडनी डिजीज वो होती है जिसमें किडनी कुछ दिनों में ही खराब हो जाती है। अच्छा। और उसमें लक्षण भी जल्दी आते हैं, तो वो पकड़ में भी जल्दी आ जाती है, और अगर उसको सही तरीके से उसका इलाज हो तो वो ठीक भी हो जाती है। ठीक है सर, आप इलाज की बात कर रहे हैं तो अब क्यों ना उसके बारे में ही बात करें कि इलाज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, थोड़े से मिथ भी रहते हैं, थोड़ा सा डर रहता है, झिझक रहता है। इलाज की क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, प्रारूप क्या रहता है? इलाज में पहले जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर पेशेंट को हम अगर ये कंफर्म कर सकते हैं कि उसको एक्यूट प्रॉब्लम है या क्रोनिक प्रॉब्लम है, उस हिसाब से इलाज का लाइन ऑफ अप्रोच डिसाइड होता है। एक्यूट के जैसे कारण जैसे मैंने आपको बताया, ब्लड लॉस होना, डिहाइड्रेशन होना, कोई ऐसी दवाइयाँ खाना जो किडनी पे असर करती हो, या कोई ऐसा इन्फेक्शन होना जो किडनी पे असर करता है, तो अगर हम उसको उस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर हम ट्रीट करते हैं तो डेफिनेटली उसमें किडनी में भी सुधार दिखता है। ठीक है सर, इलाज के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन कभी कभी होता है कि इलाज से भी चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं, कुछ दवाइयां हम दे रहे हैं उससे भी हम उसके पार नहीं जा पा रहे हैं, तब नौबत ट्रांसप्लांट की, ऑपरेशन तक की पहुंच जाती है। तो किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत कब पड़ती है और किसे पड़ती है, ये मुझे लगता है कि सभी लोग जानना चाहेंगे कि अब नौबत आ चुकी है कि हाँ हमें ट्रांसप्लांटेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो जैसे कि क्रोनिक किडनी डिजीज जो हम जिसकी बात करते हैं, जिसमें किडनी धीरे धीरे करके लंबे समय पे जिसमें डैमेज आता है, तो उसमें भी कुछ आप देखेंगे तो 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है ये, 1 2 3 4 5। तो 5th स्टेज जो होती है, जिसको हम एंड स्टेज रीनल डिजीज भी बोलते हैं, वो स्टेज ऐसी होती है जिसमें हमको पेशेंट को या तो डायलिसिस स्टार्ट करनी पड़ती है, या फिर उसको ट्रांसप्लांट के लिए हम उसको काउंसिल करते हैं, और फिर वो अकॉर्डिंगली जैसा वो डिसाइड करें उसके अकॉर्डिंगली हम उसको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। सर, और किसी मरीज का अगर ट्रांसप्लांटेशन हो गया है कि नौबत पहुंच गई, हमें ट्रांसप्लांटेशन कराना ही पड़ रहा है, तो उसके बाद क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, किस चीज कैसे देखरेख करनी है हमें मरीज की, उसके बारे में भी कुछ बताइए। जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। चूंकि छत्तीसगढ़ में अभी ट्रांसप्लांट बहुत ज्यादा नहीं हो रहे हैं अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में, तो ट्रांसप्लांट के लिए भी जागरूकता होनी जरूरी है। ट्रांसप्लांट सबसे अच्छा ऑप्शन है ट्रीटमेंट का, अगर किसी की किडनी पूरी तरह से खराब हो जाती है, जिसमें हम एंड स्टेज रीनल डिजीज बोलते हैं, और इसको हम बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन ही मानते हैं। तो इसमें बेसिकली हम अगर देखें तो इसमें हमको ट्रांसप्लांटेशन के लिए जैसे आप बात करेंगे तो डोनर की जरूरत होती है, किडनी डोनर की। तो लाइक किडनी डोनर अगर हम देखेंगे तो हम अपनी फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, यूजुअली फर्स्ट डिग्री फैमिली मेंबर्स हैं, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, है ना, तो बेसिकली चाचा, और इन जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं ये आगे आ सकते हैं किडनी देने के लिए। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो कि बेसिकली हम देखते हैं डोनर को, अगर हम डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, उसमें बेसिकली किसी तरह की उससे कोई प्रॉब्लम्स, डिजीज़ नहीं होना चाहिए, कोई क्रोनिक डिजीज़ उसको नहीं होना चाहिए, कोई गंभीर बीमारी नहीं होना चाहिए, और अदरवाइज अगर हम उसके कुछ बेसिक टेस्ट हम रखते हैं, जिसमें ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, और अदर पूरे स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल होता है जिसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो हम करते हैं, उस बेसिस में अगर हम डिसाइड करें और अगर डोनर फाइनल हो जाता है तो हमको डेफिनेटली किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है सर, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई किडनी डोनेट करता है और जो डोनर है उसके बाद क्या कुछ रिस्क उसके साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम अमूमन ये सुनते हैं कि एक किडनी के सहारे हम अपनी जिंदगी निकाल सकते हैं, क्या वाकई ये सच है या मिथ है? ये नहीं, ये बात सही है कि हम अपना पूरा जीवन एक किडनी से भी के साथ भी बिता सकते हैं। और किडनी डोनर जो होते हैं, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर पहले तो हम पूरे सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं, अगर हम सीरीज ऑफ टेस्ट में देखते हैं अगर पूरी तरह से फिट है तभी उनकी किडनी ली जाती है। तो अगर उनको कोई गंभीर बीमारी नहीं है एवं कोई क्रोनिक बीमारियां जैसे हाई बीपी, हाई ब्लड शुगर नहीं है, और तो वो अपनी पूरी जिंदगी, आने वाली जिंदगी भी अच्छी तरह से जी सकते हैं, और उसमें उनको किडनी संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ सर, क्योंकि एक ये बहुत चिंता की भी बात है, क्योंकि मैं ही अगर सोचूं कि हाँ ठीक है मैंने तय कर लिया है कि मुझे अपने किसी रिश्तेदार को किडनी डोनेट करनी है, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी शंका रहेगी कि अगर मेरे पास से किडनी चली जाती है तो आगे की जिंदगी मेरी प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए। हाँ, इसमें भी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा कि बहुत सारे जो मतलब अगर आप देखेंगे कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो जन्म से ही उनको, कई लोगों को एक ही किडनी होती है। ऐसा 100 में से
कह सकते हैं कि 4-5 लोगों में से भी ये चीज़ें मिल जाती हैं कभी कभी, और वो उनको तब तक नहीं पता रहता जब तक कभी वो अपना कोई इंसिडेंटली कोई टेस्ट ना करा ले या सोनोग्राफी नहीं करा ले। तो वो अपने लाइफ में कुछ आगे के स्टेज में, जैसे कि 40 साल की उम्र में भी आके सपोज करिए कोई इंसिडेंटली सोनोग्राफी कराते हैं, तो कभी उनको पता चलता है कि उनकी एक किडनी है। तो ये चीज़ जन्म से भी चीज़ होती है, तो ये डेफिनेटली ये बात है कि कहीं ना कहीं एक किडनी में हम अपनी ज़िंदगी निकाल सकते हैं। ठीक है सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये जो हमारे साथ आपने शेयर किया है। सर, किडनी की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ डायलिसिस भी रहता है, और डायलिसिस के मरीज बेहद आम हो चले हैं इन दिनों। तो सर, जो डायलिसिस के मरीज हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, और ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि हम डायलिसिस तक पहुंच जाते हैं? हाँ, डायलिसिस जैसे कि किडनी का जो 5th स्टेज होता है, एंड स्टेज रीनल डिजीज, उसी में ही ज़रूरत पड़ती है। और अगर पेशेंट ट्रांसप्लांट कराना के लिए अगर प्लान करे तो ज़्यादा अच्छा है, मगर अगर पेशेंट किसी कारणवश अगर ट्रांसप्लांट नहीं करा रहा है तो फिर उसे डायलिसिस पे मेंटेन रहना पड़ता है अपनी आगे की ज़िंदगी के लिए। तो डायलिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसको टाइमली कराएं, जिसमें जो रिकमेंडेशन है उसको फॉलो करें। हफ्ते में 3 बार डायलिसिस जिसमें रिकमेंडेशन है वो फॉलो करें। एक हेल्दी डाइट फॉलो करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप बीपी कंट्रोल रखें, आपको हाई ब्लड शुगर है तो आप अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखें। तो अगर आप ये हेल्दी सभी चीज़ें को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप डायलिसिस पे भी एक बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। ठीक है, तो डायलिसिस की बात की हो गई। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहा जाता है, कि नौबत ही ना आए, किडनी हमारी हमेशा सुरक्षित रहे। तो उसके लिए हमें डाइट का कैसे ध्यान रखना होगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस तरह की लाइफस्टाइल हमें जीनी चाहिए ताकि किडनी हमारी हमेशा सुरक्षित रहे? हाँ, तो बेसिकली अगर आप देखें कि तो जो लाइफस्टाइल प्रिवेंशन ऑफ किडनी डिजीज में जो लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसमें अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वाटर इनटेक की बातें आती हैं। तो अगर हम एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक रखें तो हमारी किडनीज के लिए बहुत अच्छा रहता है, जिसमें अराउंड 1.5 to 2.5 लीटर तक हम एक एडिक्वेट वाटर इनटेक मेंटेन करें। सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट, बहुत सॉल्ट ओवर जो सॉल्टी फूड्स होते हैं, ओवर फैटी फूड्स होते हैं, वो हम अवॉइड करें। स्मोकिंग अवॉइड करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें योगा भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो और अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो वो अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखे। अगर कोई वो हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो वो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखे। तो अगर ये भी करता है तो उसकी किडनीज बहुत समय तक हेल्दी रहेंगी। ठीक है सर, हमने ये जान लिया कि किडनी को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ करना होगा। सर, किडनी स्टोन के बारे में जरूर मैं चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत कॉमन है। 10 में से अगर 6 लोगों को कहा जाए कि वो स्टोन से जूझ रहे हैं तो गलत नहीं होगा, और अमूमन देख रहे हैं हम कि बेहद आम हो चला है किडनी स्टोन भी। तो किडनी स्टोन तक हमें ना पहुंचना पड़े, उसकी नौबत ना आए, उसके लिए क्या करना होगा? और अगर कोई जूझ रहा है तो उससे भी जुड़े हुए कई मिथ है सर। एक कैल्शियम को लेकर के कहा जाता है कि कोई अगर हड्डी से जुड़ी कुछ बीमारी है तो उसको कैल्शियम लेना होता है, लेकिन उसे साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये कह दिया जाता है कि अगर आप स्टोन से जूझ रहे हैं तो फिर आप कैल्शियम उतना नहीं ले सकते हैं। तो सर, ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो थोड़ा ये डाउट भी क्लियर कीजिए। हाँ जी, तो अगर किडनी स्टोन्स की बात करें हम, तो इसमें हम जो बेसिकली जो प्रिवेंशन के लिए पार्ट होता है उसमें भी यही चीज़ आती है कि आप पानी अधिक मात्रा में पिएं, नमक का सेवन कम करें, और कुछ एनिमल प्रोटीन्स का पार्ट भी कहीं ना कहीं स्टोन्स को बढ़ाने में रोल करता है। तो एनिमल प्रोटीन्स अगर हम अवॉइड करें तो वो भी हमारे लिए अच्छा है। ऑक्सलेट रिच फूड्स की बात आती है तो यूजुअली जिसमें चॉकलेट्स की बात आती है, स्पिनच की बात आती है, पालक की बात करते हैं अगर हम, और कुछ नट्स की बात करें, अगर नट्स ऐसी चीज़ें अगर हम अवॉइड करें तो किडनी स्टोन से हम बच सकते हैं। और रही बात कैल्शियम की, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि कैल्शियम को लेके बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि हम कैल्शियम क्या अवॉइड कर दें, खाना बंद कर दें अगर हमको स्टोन्स हैं। तो ये भी एक तरह का बहुत मिसकंसेप्शन ही है। कैल्शियम एक्चुअली अगर हम कम कर देते हैं तो हमारे स्टोन्स और बढ़ने का रिस्क हो जाता है। तो हमको एडिक्वेट अमाउंट में कैल्शियम का बिल्कुल लेना ही है, हमको कंप्लीटली कट आउट नहीं करना है अपने डाइट से। और सर, एक दूध को लेकर के भी रहता है कि किडनी स्टोन जिसे है तो उसे कह दिया जाता है कि आप दूध ना पिए, ज्यादा दही ज्यादा ना खाएं। तो क्या ये भी थोड़ा सा इसे भी कंट्रोल करना चाहिए क्या? आई थिंक ये भी बात पूरी तरह से सही नहीं है। इसमें दूध चूंकि कैल्शियम से कंटेनिंग है तो लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते होंगे, बट आई थिंक पूरी तरह से कट आउट नहीं करना चाहिए। ठीक है। और सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि एक ये भी कि अभी हमने कोरोना काल में देखा है कि अगर कोई किडनी डिजीज से जूझ रहा है तो ऐसे में उसको कहा जाता है कि आप दूसरे डिजीज के जद में आने में ज्यादा प्रो हो जाते हैं। तो क्या वाकई ऐसा है कि अगर किडनी डिजीज है तो दूसरे रोग भी उसे हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि बेसिकली किडनी पेशेंट जो होता है वो थोड़ा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, तो उसकी इम्यून एक्टिविटी थोड़ी कम वीक रहती है, तो उसको दूसरे डिजीजेस होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए कोरोना काल में भी जैसे ये बोला जाता था कि भाई
किडनी के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि उनको कोविड इन्फेक्शन होने का रिस्क बाकी नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा था। ठीक है सर, और अगर 10 मार्च को जैसे वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है और इस बार की थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, तो फिर भी हम देखते हैं कि अलग अलग थीम हर बार जुड़ता है, उतनी अवेयरनेस नहीं पहुंच पाती है। तो इस बार का थीम किस तरह से अलग है और कितना मोटिवेट करेगा लोगों को, और क्या कुछ प्लान है इसको लेकर के? इस बार का थीम जैसे कि किडनी हेल्थ फॉर ऑल है, तो ये इस चीज़ को ये अवेयरनेस फैलाने के लिए दिया गया है कि किडनी की बीमारियों के बारे में लोग समझें, लोग जानें, उसके लक्षण जानें और समय समय पे किडनी की जांचें हों। बट चूंकि हर किसी को ये पॉसिबल नहीं है कि अपने वो करे, बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि हाई रिस्क ग्रुप्स जो भी हैं वो तो एटलीस्ट अपनी किडनी की एक जो बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, जिसमें हम ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी के टेस्ट बात करते हैं, वो कराना चाहिए। जो हाई रिस्क ग्रुप अगर हम बात करते हैं तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, किसी को फैमिली हिस्ट्री है या कोई एज जिसका 60 से ऊपर है या कोई पहले जिसको कभी किडनी की प्रॉब्लम रही हो, तो डेफिनेटली उसको स्क्रीनिंग करना चाहिए। और बेसिकली जनरल अवेयरनेस अगर सबको हो तो ये चीज़ सभी के लिए बेनिफिट होगी। सर, पानी का जिक्र हो और किडनी हो, मतलब कहा जाता है कि एक दूसरे के पूरक हैं, किडनी से की बीमारी से दूर रहना है तो ढेर सारा हमें पानी पीना चाहिए, लेकिन वाटर पोल्यूशन, कंटामिनेटेड वाटर, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है अगर हम किडनी से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। तो क्या इसका भी असर होता है पोल्यूटेड वाटर का? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पॉल्यूशन का कहीं ना कहीं अब आज के समय में हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं किडनी के पे इफेक्ट्स हैं, जिसमें दोनों तरह का पॉल्यूशन की मैं बात करूंगा, जिसमें एयर पॉल्यूशन भी है और वाटर पॉल्यूशन भी है। इन बेसिकली जो डिजीजेस होती हैं स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है, कोई डेफिनेटली कारण समझ में नहीं आता है, और आजकल इनके लिए एक अलग टर्म भी दिया गया है जिसको हम बोलते हैं CKDU, क्रोनिक किडनी डिजीज ऑफ अननोन ओरिजिन। तो वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन उसके रीज़न हो सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कुछ ऐसे जो किडनी के पेशेंट्स मिल रहे हैं जहाँ पर उनका कोई स्पेसिफिक कारण समझ में नहीं आ रहा है, और इंडिया में कुछ अदर स्टेट्स में भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं। तो कहीं ना कहीं उसका रिलेशन पॉल्यूशन से हो सकता है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल कि यूथ कैसे अपने किडनी को सुरक्षित रखे, और वर्ल्ड किडनी डे हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सभी को? यूथ के लिए भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल ही अपनाएं, जिसमें आप अच्छा पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, अपने सॉल्टी फूड्स अवॉइड करें, हाई सॉल्टी फूड्स, हाई फैटी फूड्स, स्मोकिंग अवॉइड करें, एक रेगुलर एक्सरसाइज मेंटेन करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, तो ये डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा आपको ओवरऑल। यानी कि सर कहा जा सकता है कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपनाते हैं तो आपकी किडनी भी हेल्दी रहेगी, सुरक्षित रहेगी, और आप पूरे जीवन भर फिट रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर करण हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छा इन्फॉर्मेशन और हमारे साथ फैक्ट शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।